हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। सो एवरीवन, आज का ये जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो हम यहाँ पर एक तरीके से स्टार्टिंग करेंगे कुछ मेन पॉइंट से, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, मैंने प्रीवियस ईयर क्लास में जो एक तरीके से पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनको भी पता लग जाएगा कि हमने इससे पहले वाली प्रीवियस क्लास में क्या कराया, क्योंकि ये देखिए अभी बैच स्टार्ट हुआ है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक क्विक रिकैप करा देती हूँ मैंने क्या क्या कराया। तो देखिए, मैंने सेल की फर्स्ट क्लास ली है, उसमें मैंने आपको बताया कि सेल का अध्ययन किसमें किया जाता है, साइटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, ये मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बताया कि सेल पर सबसे पहले डिस्कवरी किसने की। फिर मैंने आपको बताया था कि डिस्कवरी, फिर मॉडर्न एक तरीके से मॉडर्न जो साइटोलॉजिस्ट आए एक तरीके से वे कौन थे, लिविंग सेल के बारे में बताया। फिर लास्ट में मैंने जो टॉपिक डिस्कवर किया था सेल थ्योरी मैंने डिस्कस किया था। सेल थ्योरी को डिस्कवर करने वाले मैंने 3 साइंटिस्ट का नाम बताया था, जो थे मिथियाज, सैलेरन एंड दूसरे मैंने जो बताए थे सेल थ्योरी में। इन दोनों ने साथ साथ वर्क किया। जो मिथियाज सैलेरन थे ये थे एक बॉटनिस्ट, और जो मैंने दूसरे बताए थे थियोडोर स्वान, जो थियोडोर स्वान थे वे थे एक जूलॉजिस्ट। इन दोनों ने सबसे पहले एक तरीके से फाइनली जो सेल थ्योरी दी थी वो दी थी इन दोनों ने सेल थ्योरी दी थी। लेकिन जो फाइनली सेल थ्योरी के बारे में बताया, एक सेल की जो स्ट्रक्चर फंक्शन, ये सेल कहाँ से आई है, एक फाइनली एक तरीके से फाइनल जो बताया सेल थ्योरी के बारे में, वो थे रोडोल्फ वर्चो। तो ये सब मैंने प्रीवियस क्लास में बताया। आज मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ कुछ मेन पॉइंट से, जहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, ये जो बैच में मैं आपको यहाँ पर कंटेंट करवाऊंगी, और जो कंटेंट करवाऊंगी और साथ में मैंने प्रीवियस क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं इस बैच के अंदर क्या क्या करवाऊंगी। कंटेंट के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब की भी यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। साथ ही जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी पूछे जा सकते हैं, जिस देखिए वही मैं आपको कराऊंगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनसे ज्यादा जो या फिर पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पर कराऊंगी, यानी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पर मैं करवाऊंगी। तो चलिए, ये सब हम यहाँ पर इस बैच में करने वाले हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे मेन पॉइंट से, जो जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर मेन पॉइंट के बाद आपको करवाऊंगी प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है। इन दोनों को हम करेंगे आज, डिफरेंस को प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। बाद में हम सेल, और इससे जो मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगी उसमें हम सेल ऑर्गेनेली को एक तरीके से शुरू कर देंगे, सेल के अंदर की सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कुछ मेन पॉइंट से। चलिए देखिए, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेन पॉइंट। देखिए मेन पॉइंट में, देखिए ये जो मैं मेन पॉइंट करवाऊंगी ये एक तरीके से एग्जामिनर के बोले तो थके हुए क्वेश्चन है, इनका पता भी होना चाहिए, डायरेक्टली है। देखिए 11th की एनसीईआरटी बुक में मेंशन भी किया हुआ है इनके बारे में। तो मैं ये जो आपको यहाँ पर एक तरीके से एनसीईआरटी बुक बेस आपको यहाँ पर कंटेंट करवाऊंगी, और जो एनसीईआरटी बुक से अलग थोड़ा सा अगर लग रहा है एग्जाम में थोड़ा अलग से पूछा गया है और हायर लेवल पे पूछा गया है, वे भी उन दोनों को, यानी एक तरीके से एनसीईआरटी बेस ये आपका यहाँ पर मैं कंटेंट करवाऊंगी। चलिए, तो देखिए मेन पॉइंट में यहाँ पर सबसे पहले क्या लेती हूँ कि लार्जेस्ट सेल, संसार में सबसे छोटी सेल किसकी होती है, यानी संसार में सबसे छोटी सेल कौन सी है, वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, संसार में सबसे छोटी सेल, स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स मीन्स संसार में सबसे छोटी सेल, संसार में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है बैक्टीरिया की। वो कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा संसार में सबसे छोटी कोशिका है। क्या है माइकोप्लाज्मा? सबसे छोटी कोशिका।
क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। देखिए वर्ल्ड में बैक्टीरिया बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन ये वो बैक्टीरिया है जो संसार में सबसे छोटा है। ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। इसका एक और नाम है जिसे बोलते हैं पीपीएलओ। इसका एक और नाम है, देखिए पहले नहीं पूछा जाता था लेकिन पूछ लिया जाता है कभी कभी, एमएलओ भी इसका एक और नाम है। मैं इनकी फुल फॉर्म आपको अभी बताऊंगी। पीपीएलओ क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसकी फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब देखिए एमएलओ का भी फुल फॉर्म होता है। एमएलओ का फुल फॉर्म है मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी इसका जो एग्जैक्ट जो एक एवरेज रेंज जो इसकी होती है वो क्या होती है। इसकी होती है एवरेज रेंज माइकोप्लाज्मा की 0.1 माइक्रोमीटर। 0.1 माइक्रोमीटर इसका एक एवरेज रेंज है, एवरेज साइज है इसका। जीरो 0.1 माइक्रोमीटर। अब आगे बात करते हैं संसार में लार्जेस्ट सेल की। लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स मीन्स संसार में सबसे बड़ी कोशिका। तो संसार में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है ऑस्ट्रिच की सेल, यानी ऑस्ट्रिच का जो अंडा है उसके अंदर जो सब एक तरीके से ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, वो क्या है? वो सबसे बड़ी सेल है। वो 5 पाउंड की होती है। कितनी होती है? उसका एक तरीके से जो वेट है, जो उसका साइज है वो कितना होता है? 5 पाउंड। अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूं तो देखिए, तो हम सबसे पहले लिखते हैं इस लार्जेस्ट सेल का नाम, तो ये है सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। सेल ऑफ ऑस्ट्रिच ये संसार में सबसे बड़ी सेल है। कितनी होती है ये? 5 पाउंड। पाउंड में पूछा नहीं जाता है लेकिन मैं बता देती हूँ, पाउंड में ये 5 पाउंड की होती है। 17.5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक का इसका ये साइज होता है। तो ये है ऑस्ट्रिच की सेल। ऑस्ट्रिच की जो ये सेल है ये सबसे बड़ी सेल है संसार में। अब संसार में ये मैंने सबसे छोटी बताई और सबसे बड़ी बताई। अब संसार में सबसे लंबी सेल की मैं यहाँ पर बात करूं तो संसार में सबसे लंबी सेल है ब्लू व्हेल की, यानी ब्लू व्हेल यानी मछली। ब्लू व्हेल एक मछली है, उसकी जो सेल है वो सबसे लंबी सेल है। संसार में सबसे लंबी सेल किसकी है? लॉन्गेस्ट सेल इन यूनिवर्स, यानी संसार में सबसे लंबी कोशिका है संसार में सबसे लंबी ब्लू व्हेल की। इसके अंदर जो सेल सबसे लंबी है उस सेल का नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है? न्यूरॉन। ये न्यूरॉन सेल जो ब्लू व्हेल में न्यूरॉन सेल सबसे लंबी है संसार में, ये होती है 10 से 30 मीटर की। कितनी?
10 से 30 मीटर की ये सेल होती है। तो अभी हमने यहाँ पर देखा संसार में सबसे छोटी जो सेल होती है वो एक बैक्टीरियल सेल है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अदर नाम भी होते हैं पीपीएलओ और एमएलओ। इसका जो एक एवरेज साइज है जो लिया जाता है वो है 0.1। देखिए इसका जो एक तरीके से इसका ना एग्जाम में ये भी दिया हो सकता है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर। अगर एग्जाम में आपको ये आता है 0.3 इस तरीके से दिया हो सकता है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन एक एवरेज रेंज ली जाती है किसी भी चीज की तो वो है 0.1 माइक्रोमीटर। अब देखिए संसार में सबसे बड़ी सेल होती है ऑस्ट्रिच की सेल जो 5 पाउंड और सेंटीमीटर में ये होती है इतनी। और संसार में सबसे लंबी सेल मैंने ब्लू व्हेल में बताई कौन सी है, न्यूरॉन 10 से 30 मीटर की ये होती है। अब बात करते हैं, ये तो हुई संसार में सबसे छोटी, सबसे लंबी और सबसे बड़ी। अब बात करते हैं ह्यूमन में सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी सेल की। चलिए अब आगे बात करते हैं ह्यूमन में सबसे छोटी सेल कौन सी है और ह्यूमन में सबसे बड़ी और ह्यूमन में सबसे लंबी। सबसे लंबी छोटे से यहाँ पर की पॉइंट लिख दूं मैं, स्मॉलेस्ट सेल छोटी, मानव शरीर की सबसे छोटी सेल, बड़ी और लंबी। अब देखते हैं मानव में सबसे छोटी सेल कौन सी है। तो देखिए मानव में, देखिए ह्यूमन बॉडी में जो सबसे छोटी सेल होती है वो है स्पर्म। कौन सी है? स्पर्म है। देखिए स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। और देखिए ह्यूमन बॉडी में अब लार्जेस्ट सेल की अगर हम बात करें, ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट सेल है वो होती है ओवम यानी एग सेल। ओवा ओवम एक ही होता है, ओवम। ये क्या है? ये क्या है ह्यूमन बॉडी में? लार्जेस्ट सेल यानी बड़ी सेल है। स्पर्म क्या है? ह्यूमन बॉडी में छोटी सेल है। ओवा का देखिए स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एग सेल का स्ट्रक्चर देखिए ये होता है। अब बात करें ह्यूमन में लॉन्गेस्ट सेल की। ह्यूमन में जो लॉन्गेस्ट सेल है वो होती है ब्रेन सेल। ब्रेन सेल में कौन सी, क्या नाम है उस सेल का? न्यूरॉन। ये जो ह्यूमन में जो सेल है ये ब्रेन सेल है, ब्रेन सेल। ब्रेन सेल में कौन, ब्रेन यानी ब्रेन के अंदर सेल होती है ह्यूमन में सबसे लंबी, उसका नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है उसका? न्यूरॉन। नाम है इसका न्यूरॉन। ये होती है 2 मीटर की, 2 मीटर की ये सेल होती है सबसे लंबी ह्यूमन बॉडी में। अब मैं आपको बता दूं इसमें आगे, जो ये न्यूरॉन सेल होती है ना, ये हमारे बॉडी की वो सेल होती है जो डिवीजन नहीं करती। अगर देखिए एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर जो सेल एक तरीके से जब एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, देखिए मैं यहाँ सर आपको बताऊं, एक स्पर्म सेल और एक एग सेल का भी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। स्पर्म और एग के बीच जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद और स्टेजेस बनना शुरू हो जाती है, तब जाके एंड में एक बेबी का एक तरीके से एक बेबी जन्म लेता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए यहाँ पर देखिए ये ली स्पर्म और एक एग सेल के बीच जब फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो फॉर्मेशन होता है जाइगोट। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो के बाद और स्टेजेस ग्रो करना शुरू कर देती है, फिर बाद में फाइनली एक जो है बेबी का जन्म होता है। तो ठीक है, देखिए एक बेबी का जन्म यहाँ पर मैंने बताया तो वो
ये एक तरीके से ये जो पूरा यहाँ पर फॉर्मेट है जो अभी मैंने आपको वर्बली बताया, कुछ यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया, जब एक स्पर्म और एग सेल के बीच फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, और फिर बाद में एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद स्टेजेस बनना शुरू होती है, फिर फाइनली एक बेबी का जन्म होता है। तो वो जो बेबी का जन्म हुआ, उसके जन्म हुआ वो सेल, ये सेल डिवाइड कर करके ही एक बेबी का जन्म हुआ। ठीक है, तो अब मैं बात करूं जो वो सेल डिवाइड हो रही हैं उन हमारी बॉडी के अंदर, जैसे बेबी का जन्म हो, बेबी बड़ा होएगा, फिर हम जैसा बड़ा एक जो है एक बॉय या एक लड़की बड़े हो जाएंगे। तो फिर देखिए यहाँ पर चाहे मैं बॉय की, देखिए ह्यूमन की बात चल रही है, तो ह्यूमंस में जो सेल डिवीजन होता है ना, सभी एक तरीके से ऑर्गन, जो ऑर्गन किससे बनता है, देखिए एक सेल से मिलकर बनती है। देखिए सेल से ही डिवाइड हो के यहाँ पर ये एक बच्चे का जन्म हुआ है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो बहुत सारी सेल्स मिलकर ग्रुप बनाती है, बहुत सारी सेल्स का मिलकर के ग्रुप बनता है जिसे बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू से फिर फॉर्मेशन होता है ऑर्गन का। ठीक है, तो वो जो ऑर्गन में जो सेल्स बनी है, एक तरीके से जो एक ऑर्गन बनता है वो बहुत सारी सेल से मिलकर टिश्यू बना, टिश्यू के बाद ऑर्गन बना। तो देखिए जो भी सेल बन रही है ना हमारी बॉडी के अंदर, जो सेल बनी है वे इतनी सारी, वे डिवाइड हो के तब जाके एक ऑर्गन बना। ठीक है, तो अब मैं आगे यहाँ पर बात करूं, जैसे ब्रेन है, ब्रेन क्या है, ब्रेन भी एक हमारी बॉडी का क्या है, ऑर्गन है। ठीक है, और ब्रेन, ये देखिए सबको पता है ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी पूरी बॉडी में सिग्नल, हम कुछ भी चीज है वो बताता है, ब्रेन बताता है। तो जैसे ब्रेन एक ऑर्गन है, लीवर एक ऑर्गन है, तो यहाँ पर अब आगे आप जानिए कि हमारी बॉडी में कौन सी वो सेल है जो डिवाइड नहीं करती, वो ये एक न्यूरॉन सेल है। कौन होती है? न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल नॉट डिवाइड। अगर ये एक बार बॉडी में बन गई है, देखिए ये ना एक हमारी पूरी बॉडी में जो सिग्नल ब्रेन तक लेकर जाती है, ब्रेन से सिग्नल लेकर आती है, ये हमारी न्यूरॉन सेल्स ही होती है। ठीक है, ये जो न्यूरॉन सेल्स होती है, ये एक बार जब किसी मनुष्य की, किसी ह्यूमन की बॉडी में बन गई है तो इनमें डिवीजन, फिर अगर एक बार देखिए कहते हैं ना कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है, हेलमेट पहनना चाहिए। तो हेलमेट क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि देखिए अगर एक बार हमारे ब्रेन में चोट लग गई तो फिर कहते हैं कि फिर इंसान नहीं बचता है ना। अगर इस तरीके की चोट लगी है कि वो ब्रेन की सेल्स उसमें डैमेज हो गई है, तो वो जो सेल डैमेज हुई है वे क्या नहीं होती है, वे डिवाइड नहीं होती है, यानी न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं करती है फिर से। और जबकि हमारी बॉडी की और अदर सेल्स जो है वे डिवाइड कर करके, एक तरीके से अगर हमारी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है तो वे अपने हमारी बॉडी की रिपेयर कर देती है। ठीक है, पहले जैसी कर देती है, सेल डिवाइड होगी। लेकिन हमारे ब्रेन की ये जो न्यूरॉन सेल है, अगर एक बार ये डैमेज हो गई तो ये फिर से डिवाइड नहीं करती। तो ये क्या है? विभाजन रहित सेल है। क्या है ये? विभाजन रहित सेल। कोशिका, विभाजन रहित कोशिका। अब एक और यहाँ पर देखिए, तो ये तो हमारे ब्रेन की एक तरीके से ऐसी हमारी पूरी बॉडी की न्यूरॉन वो सेल है जो डिवाइड नहीं होती। ठीक है, अब मैं आगे यहाँ पर आपको बताऊं तो हमारी बॉडी की ऑर्गन की एक ऐसी सेल है जो बहुत जल्दी डिवीजन करती है, तो वो है लीवर की। लीवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर की सेल क्या करती है, बहुत जल्दी जल्दी डिवीजन करती है। तो डिवीजन जो जल्दी जल्दी एक तरीके से डिवीजन करती है वो कौन से ऑर्गन की सेल है? लीवर की। रैपिडली डिवीजन, यानी तेजी से डिवीजन करती है। लीवर क्या है? एक ऑर्गन। तो हमारी बॉडी का ये जो ऑर्गन है लीवर, इसके अंदर की जो सेल्स है, अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी सेल्स अगर 70% खराब हो जाती है, 25% रह जाती है, तो हमारी बॉडी का लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो फिर से रीजनरेट कर पाता है। तो हमारी बॉडी का लीवर ऐसा ऑर्गन है जो फिर से क्या कर पाता है? रीजनरेट कर पाता है। अगर ये क्या हो जाए, इसकी सेल्स क्या हो जाए? डैमेज हो जाए, तो इसकी वे सेल्स फिर से डिवीजन करके लीवर को पहले जैसा बना देती है वर्क करने के लिए। तो ये हमने यहाँ पर जाना ह्यूमंस की लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल के बारे में। अब आगे हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे
प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर, क्या क्या अंतर होता है। तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनमें, यहाँ पर मैं जो सबसे पहले आपको बताऊंगी न्यूक्लियस के बारे में। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इनमें न्यूक्लियस होता है प्रिमिटिव। कैसा होता है? प्रिमिटिव होता है, यानी ना के बराबर इसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इसमें एक तरीके से न्यूक्लियस क्या होता है? वेल नॉट डिफाइंड। कैसा होता है? डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यहां पर देखिए प्रो का मतलब प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्रो प्रिमिटिव। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। जहां भी आपको कैरियो वर्ड लगा हुआ मिल गया समझो वहां पर न्यूक्लियस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? न्यूक्लियस की। ठीक है, प्रो प्रिमिटिव कैरियोटिक न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक में, यू का मतलब ट्रू, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी यूकैरियोटिक सेल में कैसा होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, यू ट्रू न्यूक्लियस, इसमें कैसा न्यूक्लियस होता है? ट्रू यूकैरियोटिक सेल में। और क्या नहीं होता है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें डिफाइन नहीं है। देखिए डिफाइन कैसे नहीं है, अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस कैसे होता है। देखिए ये कोई सेल है, सेल के अंदर देखिए ये मैंने लिया प्रोकैरियोटिक सेल। इस प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो ऐसा होता है, ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। न्यूक्लियस को कोई इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें इसको एक तरीके से कवर नहीं करती है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ये न्यूक्लियस इसमें पड़ा हुआ है ऐसे ही न्यूक्लियोइड फॉर्म में। कैसी फॉर्म में है? न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड फॉर्म में है यहाँ पर। तो ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कैसा है? ये वेल नॉट डिफाइंड न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक सेल में। अब देखिए एक यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस कैसा होता है। अब देखिए यहाँ पर एक यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस, एक यूकैरियोटिक सेल का सबसे बड़ा जो सेल ऑर्गेनली है वो एक तरीके से किसमें क्या होती है? न्यूक्लियस ही एक सेल के अंदर सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनली होती है। और देखिए न्यूक्लियस को जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं था, न्यूक्लियस को चारों ओर कवर करने वाली एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस को कवर करने वाली। ये न्यूक्लियस क्या है? ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। फिर इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर देखिए एक लिक्विड भरा हुआ होता है, इस लिक्विड को कहते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फिर इसके अंदर देखिए यहाँ पर इस लिक्विड के साथ ही यहाँ पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। अब देखिए इसका जो डीएनए है वो कैसा होता है। इसका डीएनए ऐसे होता है यूकैरियोटिक सेल का डबल हेलिक्स, डबल होगा। देखिए प्रोकैरियोटिक के अंदर भी डीएनए होता है, इसका डीएनए होता है ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में डीएनए होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। एक यूकैरियोटिक सेल में इस टाइप का डबल स्टैंडर्ड इसमें भी न्यूक्लियस है, लेकिन सर्कुलर फॉर्म में इसमें लीनियर शेप का न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक में कैसा न्यूक्लियस होता है? लीनियर शेप का। ये भी डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन इस टाइप की इसकी शेप होती है, इसकी होती है सर्कुलर फॉर्म। यहाँ पर लिखे हम वेल नॉट डिफाइंड न्यूक्लियस, डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी इसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। दूसरा इसमें जो डीएनए है प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन कैसा? सर्कुलर। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। अब आगे यूकैरियोटिक सेल में डिफाइंड न्यूक्लियस,
या फिर मैं इसमें लिख दूं प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, प्रेजेंट न्यूक्लियस। और इसमें कैसा डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड है, कैसा है, लीनियर है। अब आगे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के साइज की। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो कैसा होता है, एक एवरेज रेंज ली जाती है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था किसी भी चीज की। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर, यानी कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल जो होगी वो साइज में मिनिमम 1 से कम हो सकती है, लेकिन 2 माइक्रोमीटर से ज्यादा नहीं होगी कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मैं एग्जांपल लूं बैक्टीरिया। कल मैं आपको एक डायग्राम स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया के एक डायग्राम स्ट्रक्चर से बताऊंगी, जो मैं आज यहाँ पर आपको पॉइंट कवर करवाऊंगी। फिर मैं कल आपको एक यूकैरियोटिक सेल और एक प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर से बताऊंगी कि यहाँ पे क्या चीज होती है, किस बैक्टीरिया में पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, यानी किस प्रोकैरियोटिक सेल में। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया अर्थ पर डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो किसी बैक्टीरिया में कोई सेल ऑर्गेनली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वे सब चीज मैं एक डायग्राम से आपको बताऊंगी। तो चलिए अभी हम यहाँ पर मेन चीजों को डिफरेंस में देखेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम आगे बात करें साइज की, तो एक प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर। कितना होता है प्रोकैरियोटिक सेल का साइज? 1 से 2 माइक्रोमीटर का। एक यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो रखा गया है 10 से 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, एक यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो 10 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर का रखा गया है। अब आगे बात करते हैं इसकी शेप की। हमने साइज तो देख लिया है, अब आगे इन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के हम शेप के बारे में बात। शेप की देखिए, साइज, शेप की बात करें तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूं अमीबा का। अमीबा क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल है। देखिए अमीबा का नाम सभी ने सुना होगा। अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? इर्रेगुलर होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से पहले बताऊं, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वे इर्रेगुलर के शेप की होती है। कैसी होती है? नॉट फिक्स मीन्स इर्रेगुलर शेप की होती है। ये प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है? इर्रेगुलर शेप की होती है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेती हूँ अमीबा का। अब देखिए अमीबा का स्ट्रक्चर देखिए, मैं कुछ ऐसा बना रही हूँ। अब ये जो मैंने यहाँ पर आपको बनाया, ये इसके क्या है? पैरापोड। ये इसके यहाँ पर क्या है? पैर। एक तरीके से इसके जो अमीबा के पैर है वे मूवमेंट कर सकते हैं। तो मैंने अभी अमीबा का जो ये स्ट्रक्चर बनाया, ये इसके यहाँ से उठाव हो गया है, इसके पैर का हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखें इसका जो है ये वाला हिस्सा उठा हुआ मिल जाए। तो कुल मिलाकर बात ये है, प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है? नॉट फिक्स, इर्रेगुलर शेप की होती है। जो साइज, एक तरीके से जो इनका शेप हम देखते हैं, जो हमने एक दिन पहले इन प्रोकैरियोटिक सेल का हम शेप देखते हैं, जरूरी नहीं है अगले दिन हमें उसी टाइप का इनका हमें शेप देखने को मिले। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बोला ये नॉट फिक्स यानी इर्रेगुलर शेप की होती है। आज हम इनकी शेप कुछ और देख रहे हैं तो अगले दिन इनकी शेप कुछ और मिलेगी, परसों इनकी शेप कुछ और देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैं लेती हूँ एक और एग्जाम्पल। देखिए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, WBC सेल। ये जो WBC सेल है, WBC सेल लाइक अमीबा, ये WBC सेल प्रेजेंट होती है हम ह्यूमंस की बॉडी में। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हम ह्यूमंस की बॉडी में WBC सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये WBC सेल्स इस अमीबा की तरह अपनी शेप चेंज करती रहती है। क्या करती रहती है? ये अपनी शेप को चेंज करती रहती है WBC सेल। ठीक है, ये WBC सेल्स प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल में, यानी हम ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है, लेकिन इसका जो शेप है वो चेंज होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल यानी अमीबा की तरह। इसका किसकी तरह होता है? अमीबा लाइक इसका स्ट्रक्चर
चेंज होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि यूकैरियोटिक सेल यानी ह्यूमंस को लेकर के पूछ लिया जाता है कि ह्यूमंस के अंदर ऐसी कौन सी सेल है जो अमीबा की तरह अपनी शेप को चेंज करती है, तो वे WBC सेल है। इस पे मैं यहाँ पर डबल स्टार लगा देती हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। ये फिक्स सेल होती है। कैसी है ये? फिक्स सेल, रेगुलर होती हैं। रेगुलर यानी एक बार किसी एज में जो सेल का शेप बन गया। कैसे, देखिए अभी आगे एग्जांपल से इसको समझेंगे आप। फिक्स सेल होती है रेगुलर यूकैरियोटिक में। एग्जांपल यहां पर मैं लूं, RBC, देखिए यूकैरियोटिक सेल में मैंने यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पर एग्जांपल लिया RBC सेल का। इनका जो शेप है वो बाइकॉन्केव होता है। कैसे होता है इनका शेप? RBC का बाइकॉन्केव, इस टाइप का। देखिए इस टाइप का इनका जो है शेप होता है। इन RBC सेल का शेप ऐसा होता है, बाइकॉन्केव। ठीक है, कैसी है ये? क्या है ये? रेगुलर यानी फिक्स सेल है। अब दूसरा मैं एग्जांपल यहां पर लूं, देखिए यूकैरियोटिक सेल में दूसरा एग्जांपल मैं लूं यहां पर न्यूरॉन। जो न्यूरॉन सेल है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये जो न्यूरॉन सेल है ये क्या नहीं करती है, एक बार बन गई। अब इसका मैं यहाँ पर बताऊं तो ये फिक्स सेल है। न्यूरॉन सेल भी ये डिवाइड नहीं होती, जैसे ये WBC सेल डिवाइड नहीं करती। देखिए RBC सेल्स क्या होती है, जब RBC सेल इमैच्योर होती है, यानी RBC सेल्स एक बार मरने के बाद, देखिए RBC सेल ना 3 महीने के बाद मर जाती है। ये RBC सेल्स ही ब्लड को बनाती है। कौन बनाती है? ये RBC सेल्स ही ब्लड को बनाती है। और जब कहते हैं ना कि अपना ब्लड हम 3 महीने बाद डोनेट कर सकते हैं, कोई भी मनुष्य अगर एक स्वस्थ हष्ट-पुष्ट बॉडी का ह्यूमंस है तो वो अपने 3 महीने बाद ब्लड को डोनेट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये जो RBC सेल है ना, ये 120 दिन के बाद मर जाती है। तो 120 दिन के बाद ये मर जाती है तो कहाँ पे जाकर मरती है? ये स्प्लीन में बनती है। कहाँ पे मरती है? स्प्लीन यानी प्लीहा, दूसरा इसको तिल्ली भी बोलते हैं। तिल्ली या प्लीहा में, तिल्ली प्लीहा एक ही है, 2 नाम है इसके। ये स्प्लीन में जाकर, यानी स्प्लीन क्या है? इसका कब्रिस्तान है, वहां पे जाकर ये मर जाती है RBC सेल। तो जब ये RBC सेल मरने के बाद दोबारा जनरेट होती है तो मर गई है, ठीक है, कब मरती है? 120 दिन के बाद। तो फिर जब से न्यू सेल RBC सेल्स न्यू बनती है, तब इमैच्योर सिचुएशन पे इनका जो न्यूक्लियस है, यानी इमैच्योर RBC सेल में जो न्यूक्लियस है वो होता है इमैच्योर टाइम पे, यानी इमैच्योर जो RBC सेल्स होती है उनमें तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हमारी बॉडी की वो कौन सी सेल है जो इमैच्योर टाइम पे तो उसमें न्यूक्लियस होता है, जब वो मैच्योर हो जाती है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो नोटिस कीजिएगा, RBC सेल वो सेल है जब ये इमैच्योर होती है तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। जब ये मैच्योर कंडीशन पे यानी बाइकॉन्केव अपनी ये वाली शेप ले लेती है तो इसके अंदर का न्यूक्लियस क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ठीक है, तो मैच्योर कंडीशन पे RBC में कोई न्यूक्लियस नहीं होता सेल के अंदर, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, वैसे सेल के अंदर मैंने अभी बताया था, सेल के अंदर सबसे बड़ी ऑर्गेनल ये होती है न्यूक्लियस, लेकिन RBC एक ऐसी सेल है जो मैच्योर कंडीशन पर न्यूक्लियस इसका गायब हो जाता है। अब आगे हम बात करें न्यूरॉन सेल की, क्योंकि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? इनकी शेप की देख रहे हैं। तो RBC की सेल ने अपनी एक रेगुलर, एक फिक्स सेल बना, एक फिक्स शेप ले ली है बाइकॉन्केव। अब न्यूरॉन भी हमारी बॉडी की ऐसी सेल है जो एक बार बन गई कैसी होती है? इलोंगेटेड, लंबी होती है, इलोंगेटेड होती है एंड ब्रांचेड होती है। ठीक है, लंबी होती है। देखिए इस टाइप का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। तो ऐसे बहुत सारी न्यूरॉन सेल ना एक दूसरे के साथ, फिर एक न्यूरॉन सेल इससे जुड़ी होती है।
तो इस तरीके से न्यूरॉन सेल एक दूसरे से जुड़ती रहती है, इस तरीके से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये लंबी इसीलिए बोला गया है, पूरी बॉडी में ऐसे ही ये फैली हुई है। ये इस पे होते हैं डेंड्रोन। तो ये है न्यूरॉन सेल इलोंगेटेड और ब्रांचेड, ये होती है फिक्स। अब आगे बात करते हैं सेल वॉल की। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में कैसे सेल वॉल होती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फिक्स सेल देखी कि यूकैरियोटिक सेल फिक्स सेल होती है और ये नॉट फिक्स होती है। अब देखिए, न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहते हैं, साइज को आकार और शेप को आकृति। अब आगे बात करते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति की। प्रोकैरियोटिक सेल में कैसी कोशिका भित्ति होती है, यूकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति कैसी होती है, किससे मिलकर बनी होती है। करते हैं सेल वॉल की कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या सेल वॉल होती है, यूकैरियोटिक सेल के पास क्या सेल वॉल होती है। तो देखिए, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में देखिए सेल वॉल, वैसे तो मैं बात करूं ह्यूमंस की या और भी गाय भैंस बकरी की, तो उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इसमें यूकैरियोटिक सेल में मैं कुछ बताऊंगी ऐसे नाम। फंजाई, देखिए सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल के पास होती है, यूकैरियोटिक सेल के पास भी कुछ के मैं बात बताऊं तो कुछ के अभी मैं नाम बताऊंगी जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है और किसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट। सेल वॉल प्रेजेंट, यूकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में एब्सेंट है क्या, सेल वॉल। एब्सेंट इन एनिमल्स। अब देखिए प्रेजेंट किस में है, यहाँ पर मैं पॉइंट बनाऊं। प्रेजेंट है सेल वॉल प्लांट, यानी प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फंजाई, एल्गे, प्लांट, फंजाई, एल्गी, इनके पास प्रेजेंट है सेल वॉल। एनिमल्स के पास एब्सेंट होती है, यानी एनिमल्स में एब्सेंट होती है सेल वॉल। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनके पास कौन सी सेल वॉल होती है, यानी प्रोकैरियोटिक की जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, जो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है। तो देखिए इनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन्स की। प्रोकैरियोटिक सेल की पेप्टाइडोग्लाइकन्स किससे कंपोज होती है, इनकी बॉडी कौन सी सेल वॉल से मिलकर बनी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल की पेप्टाइडोग्लाइकन्स। पॉलीसैकेराइड होती है, कैसी होती है, पॉलीसैकेराइड, यानी बहुत सारे यहाँ पर ये मिलकर बनी हुई होती है ग्लूकोज के ग्रुप से, एक तरीके से पॉलीसैकेराइड होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है, साथ में किससे मिलकर बनी होती है, और अमीनो एसिड और म्यूरमिक एसिड। ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन्स, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा म्यूरमिक एसिड, इनकी बनी हुई होती है सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल की। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। एनिमल्स में तो प्रेजेंट ही नहीं होती है सेल वॉल, प्रेजेंट होती है जैसे प्लांट में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक। ये यहाँ पर किसकी सेल वॉल की बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक की। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक में प्लांट की। देखिए यूकैरियोटिक में जो सेल वॉल हम बात करें प्लांट सेल की,
तो इनकी प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की मिलकर बनी होती है। सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज। देखिए जो सेलुलोज है ना, ये प्लांट का एक तरीके से सेल वॉल का काम क्या होता है, सेल वॉल का काम होता है किसी भी सेल वॉल है क्या, सेल की एक ऑर्गेनेली तो है सेल वॉल। सेल वॉल सेल की ऑर्गेनेली है जो सबसे बाहर की आउटर लेयर होती है। देखिए एनिमल के, यहाँ पर मैं आपको इनमें डिफरेंस बताऊं, प्लांट सेल, ये जो प्लांट है यानी प्लांट के पास और एनिमल्स के पास ये नहीं होती है। तो एनिमल्स की अगर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इससे कैसे पूछा जाता है, एनिमल की अगर पूछा जाए एनिमल की आउटर लेयर का नाम बताइए, एनिमल्स में कौन सी आउटर लेयर होती है, एनिमल्स में जो आउटर लेयर्स होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है आउटर मेम्ब्रेन, ये मैं आपको अलग से जब सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैरेक्टर बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होती है, कैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है, एनिमल्स में होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जानिए, जो अगर एनिमल्स, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि एनिमल्स में आउटर लेयर कौन सी होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेल वॉल। सेल वॉल का काम होता है सेल को आकार, उसके क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। एक तरीके से प्लांट को जो सुरक्षा, प्लांट की जो सेल होती है उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है ये सेल वॉल प्लांट में, ठीक है। सेल वॉल क्या करती है एक तरीके से, चाहे वो फंजाई की हो या एल्गी की सेल वॉल हो या प्रोकैरियोटिक की हो, ये क्या करती है, सेल को सुरक्षा प्रदान करती है। अब आगे आते हैं, यानी क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब प्लांट सेल में मैंने बताया प्लांट सेल किसकी बनी होती है, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की। तो सेलुलोज की मैं बात करूं तो सेलुलोज प्लांट एक तरीके से क्या है, ये एक हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनिमल्स की बॉडी में क्या सेलुलोज प्रेजेंट होता है, नहीं, क्योंकि हम ह्यूमंस सेलुलोज हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं होता, क्योंकि हमारे पास एक तो देखिए बेसिकली सेल वॉल होती नहीं है। अगर सेलुलोज हम खा भी ले देखिए तो हम उसको एक तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसलिए हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है क्या एनिमल्स सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, तो नहीं कर पाते हैं। यानी सेलुलोज, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सेलुलोज क्या ह्यूमंस डाइजेस्ट कर पाते हैं या एनिमल्स को लेकर पूछ लेते हैं, तो नहीं कर पाते हैं। यानी हमारी बॉडी में ये क्या होता है, एक तरीके से अब्सेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये हार्डेस्ट है और हमारी बॉडी किसी हार्ड सब्सटेंस को पचाने के लिए कैपेबल नहीं होती है। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम कराऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, आप अच्छे से समझेंगे कि ये सेलुलोज का क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। अभी कुछ को क्लियर होगा, कुछ को नहीं क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं फंजाई की सेल वॉल की। फंजाई सेल वॉल, तो देखिए फंजाई की जो सेल वॉल है ये बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है। अब बात करते हैं एल्गे की सेल वॉल की। एल्गे की जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, सेलुलोज, साथ में क्या इसमें इंक्लूड होते हैं, किसका और इसमें ऐड होता है सेलुलोज के साथ इसकी सेल वॉल में सेलुलोज और कैल्शियम कार्बोनेट और गैलेक्टन्स। सेलुलोज, गैलेक्टन्स, कैल्शियम कार्बोनेट, इनकी बनी हुई होती है एक एल्गल की सेल वॉल। फंजाई की काइटिन की होती है। प्लांट सेल की सेल वॉल सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की बनी होती है। एक प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल बनी होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स या कई बार इसकी जगह पॉलीसैकेराइड अगर आ गया है आपके क्वेश्चन में, अगर ऑप्शन में पॉलीसैकेराइड आता है प्रोकैरियोटिक सेल के लिए, क्या पॉलीसैकेराइड भी इसमें इन्वॉल्व होता है सेल वॉल के बनने में, तो ये सही बात है, पॉलीसैकेराइड इसमें इन्वॉल्व होता है। अमीनो एसिड और म्यूरोमिक एसिड ये तीनों मिलकर बनाते हैं एक प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल को। अब आगे बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की।
क्या प्रोकैरियोटिक सेल में प्रकाश संश्लेषण होता है? क्या यूकैरियोटिक सेल में प्रकाश संश्लेषण होता है? अगर होता है तो कहाँ और कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है? तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल का हमने किसका लिया? बैक्टीरिया का, क्योंकि देखिए अर्थ पर सबसे पहले एक तरीके से डिस्कवरी किसकी की गई थी? बैक्टीरिया की ही की गई थी लिविंग सेल में। अब प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम बैक्टीरिया की लेते हुए हम बात करें तो देखिए बैक्टीरिया डिफरेंट शेप के होते हैं। फोटोसिंथेसिस की मैं बात करूं तो बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्रोमेटोफोर में होता है। बैक्टीरियल सेल में ही होता है एक क्रोमेटोफोर जो है प्रेजेंट होता है, वो कल मैं आपको बताऊंगी डायग्राम से। तो कहां पे होता है प्रोकैरियोटिक सेल में फोटोसिंथेसिस? क्रोमेटोफोर में होता है, क्रोमेटोफोर। देखिए साइंस में ना ये जो अगर आप देख रहे हैं इनकी हिंदी नहीं लिख रही है मैम, तो देखिए इनकी हिंदी में यूं नहीं लिख रही हूँ, बहुत सी की स्पेलिंग क्या होती है, ये क्रोमेटोफोर है ना, ये हिंदी में भी क्रोमेटोफोर ही है। अब देखिए आगे, यूकैरियोटिक सेल में जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, किसमें होता है? प्लांट में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेसिस। प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमेटोफोर में होता है। अब आगे बात करते हैं सेल ऑर्गेनेली की। देखिए सेल ऑर्गेनेली यानी कोशिकांग, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। अब बात करें सेल ऑर्गेनेली की यानी कोशिकांग की। देखिए एक सेल के अंदर कोशिकांग होते हैं यानी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ ये सेल ऑर्गेनेली मैंने यहाँ पर डिफरेंस में क्यों लिया, तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में क्या ऑर्गेनेली यहाँ पर बात हो रही है इन ऑर्गेनेली की बाउंड होने की, कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो सेल ऑर्गेनेली है क्या एक तरीके से ये मेम्ब्रेन लेस होती है या मेम्ब्रेन नेस होती है? तो देखिए प्रोकैरियोटिक जो सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेली होती है ये होती है कैसी होती है? मेम्ब्रेन लेस। मेम्ब्रेन लेस। अब यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल में देखिए कहां पे किसमें एक तरीके से कौन ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन लेस है, कौन है नेस। तो इसके लिए यूकैरियोटिक सेल के लिए मैं लिखूंगी बोथ। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेली है वे मेम्ब्रेन लेस भी होती है और मेम्ब्रेन नेस भी होती है, यानी बहुत सी ऑर्गेनेली जिनकी क्या नहीं होती, ऑर्गेनेली बाउंड नहीं होती किसी आउटर लेयर से, तो उसे बोलेंगे मेम्ब्रेन लेस। वो ऑर्गेनेली जो बाउंड होती है यानी घिरी हुई होती है एक लेयर से, उसे बोल देंगे फिर हम क्या बोलेंगे उसको? मेम्ब्रेन नेस बोलेंगे। नेस वर्ड यानी घिरा हुआ होना, लेस मतलब उस लेयर से फ्री। तो इसके लिए मैं लिखूंगी बोथ, मेम्ब्रेन लेस एंड मेम्ब्रेन नेस, यानी इसमें ऑर्गेनेली क्या होती है? इन बाउंड्री से घिरी हुई भी होती है और घिरी हुई नहीं भी होती है, दोनों ही, इसलिए इसके लिए बोथ लिखा। नेस वो मैं आपको बताऊंगी कल कि कौन सी ऑर्गेनेली यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन लेस है, कौन सी मेम्ब्रेन नेस है। चलिए अब आगे बात करते हैं गैस वॉक्यूल की। तो देखिए गैस वॉक्यूल क्या प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, क्या यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है? तो हाँ, तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में जो गैस वॉक्यूल है ये प्रेजेंट होता है स्यूडो वॉक्यूल फॉर्म में। कैसे होता है? यानी ना के बराबर ये गैस वॉक्यूल प्रेजेंट होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल में। स्यूडो का मतलब होता है ना के बराबर होना, लगता है लेकिन नहीं होता गैस वॉक्यूल इनमें प्रोकैरियोटिक सेल में, तो इसीलिए इसके लिए लिखूंगी मैं यहाँ पर स्यूडो वॉक्यूल। इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगी सैप वॉक्यूल। सैप वॉक्यूल क्यों लिखा? देखिए इसमें ना वॉक्यूल एनिमल्स में भी प्रेजेंट है, और जो प्लांट की मैं बात करूं तो प्लांट में ये जो वॉक्यूल गैस वॉक्यूल है ये बहुत ज्यादा लार्ज साइज में यानी बहुत बड़े साइज में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट के अंदर होते हैं, एनिमल्स में भी है लेकिन इतने बड़े नहीं होते जितने प्लांट में होते हैं ये वॉक्यूल बड़े, तो इसके लिए मैंने लिखा यहाँ पर सैप वॉक्यूल। अब आगे देखिए राइबोसोम।
प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होते हैं 70s टाइप के और यूकैरियोटिक सेल में होते हैं 80s टाइप के। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एस का मतलब है ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जब मैं ऑर्गेनली एक एक कराऊंगी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स तब मैं आपको बताऊंगी इस एस का मीनिंग है क्या। अब आगे बात करते हैं साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर की। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रोकैरियोटिक सेल जो ये यूकैरियोटिक सेल है, क्या इनकी सेल का कोई कंकाल होता है, यानी सेल के पास क्या कोई कंकाल स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारी बॉडी को एक तरीके से हमारी ह्यूमंस की बॉडी है, हमारी ह्यूमंस की बॉडी को कौन सपोर्ट कर रहा है, हमारी हड्डियां। एक तरीके से अगर देखिए हमारी बॉडी में हड्डी नहीं होती तो हमारी बॉडी पर ये स्किन ऐसी लटकी हुई रहती ना। अब देखिए जो आपने बुजुर्ग को देखा होगा उनकी स्किन लटक जाती है तो उनकी एक तरीके से हड्डियां दिखनी शुरू हो जाती है जो बुजुर्ग होते हैं, ठीक है। उनमें अलग अलग उनमें उनकी हड्डियां एक तरीके से बहुत दिखती हैं क्योंकि उनकी स्किन लटक जाती है वे कैसे उम्र के साथ। अब यहाँ पर हम बात करें तो बात हो रही है स्केलेटल की यानी कंकाल तंत्र की। जैसे हम ह्यूमंस की बॉडी में कंकाल तंत्र है, हम क्या है, हमें एक हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल का तो पता ही लग गया है अब क्योंकि ह्यूमंस का मैंने एग्जांपल ले लिया है। तो यहाँ पर इनके पास क्या होगा, एक साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। क्या प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है? यहाँ पर बात हो रही है एक पूरी बॉडी की नहीं, हम यहाँ पर किसका डिफरेंस देख रहे हैं, सेल का डिफरेंस देख रहे हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल ओनली बॉडी के अंदर की सेल की बात होती है। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो एक सेल का बना हुआ हो, यानी इसमें प्रोकैरियोटिक में ये क्या है, ये एक सेल से बने हुए हैं। यूकैरियोटिक सेल यानी हम ह्यूमंस क्या है, हमारी जो ह्यूमंस की बॉडी है वो किससे बनी हुई है, यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी हुई है, बहुत सारी यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रोकैरियोट, तो अब मैं यहाँ पर बताऊं लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे एक सेल से बना हुआ हो, चाहे दो सेल से या बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ हो, उन सभी के पास जो यूकैरियोटिक सेल की मैं बात करूं तो इनके पास क्या होता है, प्रेजेंट साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के पास साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर नहीं होता। अब देखिए इनके पास साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल वालों के पास सेल के अंदर की बात कर रही हूँ, जो एक सेल का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसी सेल ऑर्गेनली है जो क्या करती है, सेल को कंकाल का एक तरीके से एक स्केलेटल का काम करती है, ठीक है। तो सेल को यूकैरियोटिक सेल पिचक नहीं पाती किस वजह से, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्विज जालिका यूकैरियोटिक सेल के पास होती है। तो वो ही क्या है, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसका सेल का क्या हुआ, कंकाल हुआ। और प्रोकैरियोटिक सेल के पास ये क्या होता है, एकदम प्रिमिटिव फॉर्म में होता ही नहीं है, किसी किसी के पास होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या नहीं होता है, सेल का स्केलेटन यानी सेल का कंकाल इसके पास नहीं होता। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के पास ये अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल के पास ये प्रेजेंट होता है। तो ये हमने यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस देखे। कल का जो मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो कल यानी जो नेक्स्ट वीडियो में अब लेकर आऊंगी उस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बताऊंगी कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन कौन सी सेल ऑर्गेनली होती है और कौन सी सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन लेस होती है और यूकैरियोटिक सेल में कौन सी मेम्ब्रेन लेस है ऑर्गेनली और कौन सी मेम्ब्रेन नेस है, यानी चलिए वो जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तो ये हमने आज देखे यहाँ पर। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस को देखा और उससे पहले हमने कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन जो पॉइंट होते हैं फिक्स, उनसे जो पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर लिखना, आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए